नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का आज लोकार्पण किया। उत्तराखंड निवास को भव्य रूप दिया गया है। इसमें 50 से ज्यादा कमरे हैं। उत्तराखंड से जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोग इस निवास में ठहर सकेंगे। दरअसल नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास का लोकार्पण भी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल था, लेकिन 4 नवंबर को अल्मोड़ा जिले के सल्ट में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद धामी सरकार ने सारे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसलिए आज नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण भी सादगी से हुआ। सबसे पहले जो 2 दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरचुला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूंकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, क्योंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा दादाजी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। वहीं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मरचुला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में पौड़ी गढ़वाल के 27 यात्रियों समेत 36 की मौत हो गई थी, जबकि 27 घायल हैं। बस हादसे के 5 प्रमुख कारण अब सामने आए हैं। हालांकि परिवहन मुख्यालय का जांच दल अभी गहराई से पड़ताल कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ठोस कारण साफ हो पाएंगे। मरचुला में हुए बस हादसे के 5 जांच के लिए परिवहन मुख्यालय ने सीएम के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन पौड़ी और एआरटीओ प्रवर्तन रामनगर को निलंबित किया था। वहीं पहला कारण वाहन का ओवरलोड होना, दूसरा कारण वाहन की कमानी टूटना, तीसरा सड़क संकरी और गड्ढायुक्त होना, चौथा कारण क्रैश बैरियर न होना और 5वां कारण त्योहार पर सवारियों की संख्या के मुकाबले वाहनों की कमी उपलब्धता माना जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच तेजी से चल रही है। उधर हादसे ने सड़क सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। 2 साल में लोक निर्माण विभाग को ये क्रैश बैरियर लगाने के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके
बावजूद क्रैश बैरियर नहीं लगाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा के मरचुला में हुए सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। वहीं कई व्यवस्थाओं की पोल भी इस हादसे के तहत खुल चुकी है। आम लोगों की नाराजगी भी जहां इस दौरान देखने को मिली है, वहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश अब सरकार दे रही है। सबसे ज्यादा नाराजगी रामनगर में अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने को लेकर आम लोगों की देखी गई। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही रामनगर का जो अस्पताल पीपीपी मोड पर दिया गया था उसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि जब सड़क हादसे के घायलों को रामनगर अस्पताल में लाया गया तो कई लोगों ने जहां अस्पताल में दम तोड़ दिया था, तो वहीं अस्पताल से घायल मरीजों को रेफर किए जाने को लेकर भी आम लोगों में आक्रोश देखा गया था। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मरचुला में हुए सड़क हादसे की अब धीरे धीरे ये जो हादसा है वो अलग विभागों में जिस तरह से समस्याएं चल रही है उसकी पोल खुलता हुआ दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, जिस तरह से अल्मोड़ा के मरचुला में जो सड़क हादसा हुआ उसमें 36 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल थे। घायलों को जब रामनगर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां स्वास्थ्य केंद्र की जो पोल जो तमाम की जाती है वो वहां पर खुल गई। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हादसा उत्तराखंड के अंदर पेश आया था, अल्मोड़ा से मार्चला में बस खाई में गई तो जिसमें 36 लोगों की जांच चली गई, लेकिन जो व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिली जिनकी जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए, क्योंकि रामनगर की यदि अस्पताल की बात की जाए तो कई तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिली कि जो लोग वहाँ पर घायल पहुंचाए गए थे उनको सही से इलाज नहीं मिल पाया, उनको रेफर किया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जो रामनगर का अस्पताल है उसको पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि जल्दी। धनराज, जब रामनगर का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जब वो पहले से पीपीपी मोड में है तो आखिर क्या वजह कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, कमी थी, जिस वजह से जो मरीज थे ना ही उन्हें सही से इलाज मिल पाया और बाकी जो मरीज हैं या तो उन्हें अन्य किसी अस्पताल में रेफर करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अस्पताल को पीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहां पर थी वो दुरुस्त नहीं कर पाए, तो इसको लेकर कहीं ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नाराजगी जाहिर की है और उसके साथ स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पीपी मोड पर अस्पताल दिया गया था उसको वापस कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अंडर में लेने की बात भी धन सिंह रावत की तरफ से की गई है, क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिली। जब वहाँ पर जो लोग पहुंचे थे, घायल लोगों को वहाँ पर पहुंचाया गया तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से कहा जाए व्यवस्थाओं का रोते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनको रेफर करने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वहाँ पर इलाज उपलब्ध नहीं हो सकता, इसलिए उनको रेफर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जरूर अस्पताल पर भी खड़ा करता है कि आखिर इतना बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, पहले से ही पीपी मोड पर दिया हुआ है ताकि व्यवस्था सही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवस्थाएं सही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल धनराज, अल्मोड़ा में हुए हादसे ने रामनगर अस्पताल की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। जो बड़े बड़े दावे जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाते हैं उनकी पोल खोल दी है। अब जिस तरह से लोगों का आक्रोश अस्पताल को लेकर सामने आया है, अस्पताल में सुविधाओं के अभाव को लेकर सामने आया है, क्या माना जाए अब अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आगे कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक बड़ी पोल है ना कि स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा उत्तराखंड के अंदर हुआ, उत्तराखंड में हादसा होने के बाद जब घायल वहाँ पर पहुंचे उनको इलाज नहीं मिल पाया, तो इससे लाजमी है कि जनता के अंदर में नाराजगी जाहिर है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है। बड़ा अस्पताल बनाया गया है और उसको पहले से ही पीपी मोड पर दिया गया है ताकि वहाँ की व्यवस्था सुधर सके और तमाम जो इलाज है वो वहाँ पर हो सके। लेकिन बिल्कुल यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग पर भी अब कई तरह के सवाल धनराज उठ रहे हैं, क्योंकि पहले से पीपीपी मोड में दिए गए अस्पताल में भी सुविधाओं के जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके अभाव है। हालांकि अब क्या कुछ कदम उठाया जाता है वो देखना अहम होगा। धनराज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।
वहीं केदारनाथ उपचुनाव को अब महज 2 सप्ताह का ही समय रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारी को और ज्यादा तेज कर दिया है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयास लग रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपा गया है। इसके साथ ही 40 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारने की रणनीति है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति और पूर्व सैनिकों के सम्मेलन किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 3 कार्यक्रम वहां तय किए हैं। उन्होंने बताया कि वो खुद भी 18 नवंबर तक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उतारती रही है और इस बार भी उम्मीद है कि बीजेपी महिला प्रत्याशी आशा नौटियाल को नारी शक्ति अवश्य विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी उसकी योजना में बढ़ा रहे हैं। मेरा प्रत्येक रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान के प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया और हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला, जो मैंने कहा ना, हर बूथ हर गांव तक पार्टी की जो हमारी इकाई है वो उसके साथ बातचीत करना और बूथ पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित हो, इस दिशा में रचना में बनाई है। केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, तो ऐसे अनेकों लोग जो देहरादून में रहते हैं और दूसरे स्थानों पर हैं, उनसे भी हम संपर्क साधे हुए हैं। सब लोग मतदान के लिए अपने गांव जाएं, ऐसा हमने आह्वान किया है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है और केदारनाथ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा के अंदर महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और जब से राज्य बना है हमने हर बार महिला प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी को की हमारी चाहे आशा जी, उससे पहले सहरा जी हमारी विधायक रही है और इस बार भी जनता वहां की मातृशक्ति को सम्मान करेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल को अच्छे मतों से जिताएंगे। वहीं केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गुसाई हमारी कार्यकर्ता है और जो लोग वहां से पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ सीट बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से जीताए और ऐसे में केदारनाथ सीट पर राजनीतिक सियासत जो है और ज्यादा गर्मा गई है। हमारी कार्यकर्ता है और वो भी कैंडिडेट के साथ घूम रही है। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां निर्दलीय लड़े थे वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक की सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने बांसवाड़ा स्थित बीजेपी के नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बासुकेदार क्षेत्र में कई गांवों का भ्रमण कर जनता को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि इस बार की केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। आपदा के कारण 1.5 महीने केदारनाथ यात्रा कुछ प्रभावित रही, जिसे मुख्यमंत्री की निगरानी में प्रदेश सरकार ने नेतृत्व और त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए यात्रा को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुगम बनाया। तो केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केदारनाथ जीतने के मूड में नजर आ रही है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी
आशा नौटियाल ने बांसवाड़ा स्थित बीजेपी के नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही इस दौरान गांव का भ्रमण भी किया और जनता से भी 1-to-1 कनेक्ट किया। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कहा कि इस बार की केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे थे। आपदा के कारण 1.5 महीने तक यात्रा प्रभावित जरूर रही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में त्वरित गति से कार्रवाई की गई और यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द शुरू किया गया फिर से, और जिस वजह से यात्रा ने एक बार फिर से जोर पकड़ा था और जो यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए दूर दूर से आए थे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। धनराज गर्ग हमारे साथ लगातार बने हैं। धनराज, अगर बात करें केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की, तो गहमा गहमी जो है पूरी तरह से बरकरार है। जहां आशा नौटियाल जमकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के मनोज रावत भी पूरी तरह से वहां पर तंबू गाड़े हुए हैं और वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि केदारनाथ में आखिर किसके मुद्दे किस पर कितने हावी? वही पार्टियां वहां पर देखा जा रहा है कि दोनों ही शख्स हैं और अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां कहने का दावा भी कर रही हैं कि इस बार केदारनाथ का चुनाव बीजेपी जीतेगी, और जो कांग्रेस के नेता है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार केदारनाथ की सिर्फ जो है कांग्रेस के पाले में आएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में जाती है। लेकिन देखा जाए कि क्या बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी और लगातार कहीं न कहीं जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी जो नीतियां हैं, अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं, तमाम लोगों को उनके कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि ताकि वो उनको मिल सके। दोनों ही पार्टियां इस समय मैदान में है और माना जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे कहीं न कहीं वो बीजेपी की मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे और बीजेपी की तरफ है, यानी कि बीजेपी के जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो कहीं न कहीं वो मुश्किलें जरूर बीजेपी की दूर हुई है। और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और दो तरह के ही समीकरण वहां पर बने हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। और देखा जाए कि बीजेपी पार्टी लगातार कहीं बूथ स्तर तक काम करने के लिए तैयार है और तमाम बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी। लेकिन केदारनाथ चुनाव धनराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में जो 2 उपचुनाव हुए, चाहे बद्रीनाथ हो मंगलौर हो, वहां पर दोनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया। अब केदारनाथ पर सभी की नजर है और केदारनाथ चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अग्नि परीक्षा है और जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है आशा नौटियाल, पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा है। क्या यही बात माने कि बीजेपी जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही और एड़ी चोटी का जोर जो है केदारनाथ में झोंका हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली परीक्षा है क्योंकि पहली 2 चुनाव हुए हैं वो दोनों ही सीटें कांग्रेस के पाले में गई है। तो कहीं ना कहीं उसे सबक लेते हुए बीजेपी पूरी सख्त है और बीजेपी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि ये जो सीट उनके हाथ से जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ पर बीजेपी के एक विधायक रह चुकी है जिसके कारण ये सीट खाली हुई थी। और वही देखिएगा कि अब जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम प्रचार प्रसार कहने के लिए आशा नौटियाल के पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आशा नौटियाल भी पूर्व विधायक रह चुकी है और कहने के लिए सांस कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साथ जो है इस पर इस समय जमी हुई है, क्योंकि यदि ऐसे बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस परीक्षा में फेल हो सकते हैं। और इसलिए भी क्योंकि आगे निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने, तो अगर केदारनाथ में जो जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो जीत का मोमेंटम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद बना हुआ है, फिर उसको रोकना जो है बीजेपी के लिए यहाँ पर टेंशन बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये उपचुनाव कहीं ना कहीं अहम हो जाता है कि बीजेपी के लिए जीतना अति आवश्यक हो जाता है। यदि बीजेपी चुनाव को नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं उनको निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो सकता है। उसको देखते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद धरातल पर उतरे हुए हैं। आप देखेगा कि 40 से 60 प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि जो केदारनाथ के अंदर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 18 नवंबर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रचार प्रसार में जाएंगे। तो
बिल्कुल, यानी बीजेपी की जो तैयारी है वो केदारनाथ में कमल खिलाने की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने मोमेंटम को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहेगी। हालांकि चुनौतियां दोनों के लिए है, लेकिन 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग और उसके बाद 23 को नतीजा। हालांकि किसके पाले में केदारनाथ सीट जाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज के अमरिया चौराहे पर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा यानी 208 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। बता दें कि सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस आजादी के प्रतीक तिरंगे को फहराकर गौरवान्वित महसूस किया। साथ ही सितारगंज के अमरिया चौराहे का नाम बदलकर तिरंगा चौराहा रख दिया है। वहीं तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान भी गाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले की विधानसभा सितारगंज के अमरिया चौराहे पर फहराए गए तिरंगे की ऊंचाई 208 फीट बताई जा रही है। इस तिरंगे को लगाने में लगभग 38 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं तिरंगा फहराने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही तिरंगा फहराने के दौरान लोगों ने आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी जताई। वही एक बड़ी खबर आप सभी को हरदोई से बता दें, जहां हरदोई में ऑटो और डीसीएम की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। सीएम ने भी घटना का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को मौके पर भेजा है। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां हरदोई में ऑटो और डीसीएम गाड़ी की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृत लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां एक ऑटो और डीसीएम में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी का। आनंद, जिस तरह से हरदोई से पूरी खबर सामने आई है, जहां एक ऑटो और डीसीएम के बीच भिड़ंत हो गई, भिड़ंत में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कितने लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट हादसे को लेकर? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पर रोशन नगर का। और आपको बता दें कि डीसीएम और एक ऑटो था, जो सीएनजी ऑटो था, उसकी आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें सवार 6 महिलाएं और 3 बच्चे और एक पुरुष, उनकी मौके पर ही वहाँ मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें सूचना मिलते ही तो वहाँ पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और राहत बचाव कर और भी लोग वहाँ पे उनको क्या भर्ती कराया गया। जो लोग मृत हुई है उनके परिजनों को संभाला जा रहा है और उनके सूचना दी जा रही है और उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हादसे की क्या वजह निकलकर सामने आ रही है आनंद, आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ? और अगर घायलों की बात करें, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बता दें कि जो एक्सीडेंट हुआ है, जो डीसीएम आ रहा था और सामने से ऑटो आ रहा था, तो वहीं एक मोड़ था, उसी मोड़ से एक बाइक सवार आ रहा था, उसको बचाने को लेकर डीसीएम कट मारा, उसके बाद सीधा रास्ते पे जाके टकराया, फटे हुए से पलट गया। जो लोग 6 महिलाएं जो बैठी, जो 3 बच्चे, उनकी मौत हो गई, पुरुष की। और उसके बाद आपको बता दें जो लोग घायल है उनको अस्पताल में, जो हल्के फुल्के घायल है उनको वहीं बिलग्राम सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बच्चे भी जो घायल है और महिलाएं घायल है, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनंद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश इस दौरान? देखिए, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको बता दो कि वहाँ पे जो लोग सीएमओ को भी मौके पर पहुंचने को कहा गया है और जो लोग घायल है उनको अच्छे से अच्छा इलाज के लिए आदेशित किया गया है। जो अधिकारी लगातार वहाँ पे एम्बुलेंस और डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है। जो लोग अभी और देख रहे हैं, अब तक कोई और तो नहीं घायल है, राहगीर तो कोई नहीं घायल है, जितने भी लोग घायल उनको अच्छे से अच्छा इलाज के लिए आदेशित किया गया है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।